on DD National. नाज़रीन आदाब। लीजिए, मैं आपकी होस्ट और दोस्त समरीन हाजिर हूँ एक मर्तबा फिर से आपसे रूबरू हैं। जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। आपने ये नोटिस किया है कि हम लोगों की मुलाकातों के ज़रिए हमारा रिश्ता भी काफ़ी मजबूत होता चला आ रहा है। नाज़रीन, अगर आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस कर देते हैं तो उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। वैसे हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे कि आप बेदार हो सकें और अपनी ज़िंदगी में उन बातों को शामिल करके आप अपनी शख्सियत को निखार सकें, ना सिर्फ खुद फैज़याब हों बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और हमेशा की तरह आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज एक ऐसी खातून की बात करेंगे जिन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया लेकिन अपने अंदर की कला को मरने नहीं दिया। आइए डालते हैं इनकी जिंदगी पर एक मुख्तसर सी नजर। 12 साल की उम्र में शादी, ऊपर से मुफलिसी की मार। बिहार के मधुबनी जिले की दुलारी देवी का ताल्लुक भले ही समाज के निचले तबके से रहा हो, लेकिन अपने बेमिसाल फन की बदौलत पद्मश्री तक का सफर उन्होंने जिस ईमानदारी और हौसले के साथ तय किया वो काबिले जिक्र है। घर के माली हालात सही न होने की वजह से पढ़ाई न कर पाई और कम उम्री में शादी कर दी गई। शादी भी कामयाब न हो सकी तो वापस मायके आ गई। पेट पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन किए। मधुबनी पेंटिंग में नाम कमा चुकी महासुंदरी देवी और कर्पूरा देवी के यहाँ दुलारी देवी काम किया करती थी। इन्हीं को पेंटिंग करते देख देख कर दुलारी देवी का रुझान मिथिला पेंटिंग की तरफ हुआ और यहाँ से ये शौक परवान चढ़ा। चूंकि पेंटिंग करने के लिए दुलारी देवी के पास रंग, कपड़े या कागज खरीदने के पैसे न थे, सो अपने ही आंगन को मिट्टी से लीप कर लकड़ी से पेंटिंग बनाती। वो कहती हैं कि महासुंदरी देवी के घर मिथिला पेंटिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई जिसमें दुलारी देवी ने भी हिस्सा लिया। दुलारी देवी की हजारों पेंटिंग अलग अलग मौजुआत पर मुनहसर है। कुछ किताबों में इनकी पेंटिंग को जगह भी मिली। आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाती हैं। जिस तरह वो अपने कैनवास को अलग अलग रंग देती हैं, उसी तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनी मेहनत, हौसले और कामयाबी के रंग भरे और अपने फन को अपने वजूद की पहचान में ढाला। तो नाज़रीन, देखा आपने, वाकई ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला और लगन बेहद ज़रूरी है। हमने आपको अब तक जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ दिखाई हैं और इनमें जितनी भी ख़वातीन के बारे में आपको बताया है, वाकई इन्होंने हिम्मत से काम लिया, ज़िंदगी को जिया और लोहा मनवाया अपनी मेहनत का। तो चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम मिलवाएंगे सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हैं एक योगा एक्सपर्ट जो हमें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी सेहत से जुड़ी हुई बातें बताएंगी। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका घर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, वो उसे सजाए और संवारे। लेकिन कई बार हम ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कैसे हम अपने घर को खूबसूरत बनाएं। इसके लिए हम आज आपको मिलवाएंगे एक इंटीरियर डिज़ाइनर से और साथ ही हम आपको ले चलेंगे एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो हम ख़वातीन से जुड़े हुए छोटे छोटे इमराज का इलाज हमें बताएंगी। और सबसे आखिर में आप ही के किचन से हम आपको कुछ बातें बताएंगे। जी हाँ, रोज़मर्रा में हम अपने बावर्ची खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन्हें हम अपनी सेहत से भी जोड़ सकते हैं, कैसे उन्हें हम बतौर घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब बातें जानने के लिए हमें निकलना होगा इस स्टूडियो से बाहर। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के अपने एक्सपर्ट से। तो नाज़रीन, एक मर्तबा फिर से हम आ गए हैं पायल के पास योग से जुड़ी कुछ अहम मालूमात हासिल करने के लिए। पायल, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में।
थैंक यू। पायल, देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि डिप्रेशन बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है, यहाँ तक कि बच्चों में देखने को भी मिलने लगा है। बूढ़े हों, बच्चे हों या ख़वातीन, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। वैसे तो हमारी कई तरह के जो प्रेयर्स हैं उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो मेडिटेशन ही एक तरीके का, लेकिन क्या योग में कुछ ख़ास तरीके के आसन हैं, एक्सरसाइज हैं जिससे कि हम इस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इस समय में अगर हम बच्चों को भी देखें, हम बड़ों को भी देखें, चाहे हम बुजुर्गों को देखें, सब लोग डिप्रेशन से जरूर जूझ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर की औरतों को अगर हम देखें, जो हमारी हाउसवाइफ हैं, बच्चे ने कुछ कह दिया, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, कोई काम नहीं हुआ, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। टेंशन में रहते रहते वो एकदम इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि वो अपने शरीर को बिल्कुल ही अस्वस्थ कर देती हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी घिर जाती हैं। जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और जिसकी वजह से हमारे को हर एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन के लिए योग में हमारे पास मेडिटेशन है, डिफरेंट तरीके से करे जाते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारा माइंड ही सेट नहीं होगा, हम लोग टेंशन फ्री नहीं होंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हम लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम जितनी भी पूजा पाठ कर लें, जितना भी हम दुआ कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम लोग टेंशन फ्री हो ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को फ्री करना है। अब माइंड को फ्री करना है तो वो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि नेगेटिव के अपोजिट पॉजिटिव होता है। और जब हम पॉजिटिव सोच रखने लग जाते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जब हम पॉजिटिव वे में जाते हैं तो नेगेटिविटी से हम दूर होते जाते हैं और हम डिप्रेशन से बहुत हद तक हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं हम डिप्रेशन को, है ना। तो इसीलिए हमारे को मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योग और मेडिटेशन से हम लोग बहुत हद तक डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। देखिए, हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको सबसे पहले सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर वो पॉजिटिव होंगी, वो डिप्रेशन में नहीं होंगी, तभी वो अपनी फैमिली को देख सकती हैं, अपने बच्चों को देख सकती हैं और हर एक काम को भली भांति कर सकती हैं। अगर वही डिप्रेशन में हैं तो हमारा पूरा जो घर है वो बिखर जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे को कुछ ऐसे मेडिटेशन हैं जो हमारे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट चाहिए, जिसको हम कर सकते हैं सुबह और शाम के टाइम पर, और जिससे कि हम बहुत रिलीफ फील करते हैं। वो हमारी परेशानी को भी तो निजात देता ही नहीं देता है, साथ ही साथ हमारी बीमारियों को भी कम करता है। बिल्कुल आपने सही कहा पायल। वैसे भी बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं कि चिंता चिता है, तो इसलिए अगर इस चिंता को दूर भगाना है और इस डिप्रेशन से छुटकारा पाना है तो हमें योग का सहारा लेना ज़रूरी है। तो कौन कौन से योग आसन आज आप हमें बताने वाली हैं, तो बताइए, नहीं करके दिखा दीजिए। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे अभी की हमने बात करी डिप्रेशन जैसी बीमारी से आज हम सभी जूझ रहे हैं, और इसके लिए बहुत ही सरल और आसान मेडिटेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हम कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। चाहे हम चेयर पे बैठे हों, चाहे हम बेड पे हों, हम कभी भी किसी समय में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम घर में या पार्क में ही करें, हम ऑफिस में बैठकर भी इसको कर सकते हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें जरूरी है कि मैट बिछाकर ही करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस मेडिटेशन को करते हैं। इसको कहते हैं हम भ्रामरी। भ्रामरी करने का तरीका है, सबसे पहले अपने अंगूठों से अपने कानों को आप टाइटली बंद करेंगे। ये इतना टाइट बंद होना चाहिए कि एक सुई की भी आवाज़ आपके कानों में ना जाए। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे। इसको षडमुखी मुद्रा कहते हैं। डीप ब्रीथ, और ऐसा साउंड करना है जैसे भंवरा करता है। सांस छोड़ते हुए हमारे को भंवरे के साउंड को निकालना है और इसको 5 से 10 बारी करना है।
लंबा गहरा श्वास लेंगे। Again, deep breathe. अब अपने हाथों को रब करिए। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, तो अपने पाम्स को अपनी आईज पे टच करें। आंखों को अंदर ही खोलें और बंद करें। ये हुआ हमारा पहला मेडिटेशन, जिसको हम भ्रामरी कहते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे 10 बार, 15 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, आप देखते जाएंगे आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और जो हमारा माइंड है वो भी बिल्कुल हल्का हो गया है और वाइब्रेशन हम अपने पूरी बॉडी के अंदर महसूस करते हैं। इसको करने के बाद अगर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं तो उनको उसमें भी आराम मिलता है, वो अच्छे से पढ़ाई में अपना दिमाग लगा पाते हैं। और जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनको भी बहुत रिलैक्स महसूस होता है। आइए अब हम दूसरे अभ्यास को करते हैं, जिसको कहते हैं अलोम विलोम। इससे हमारी बॉडी में यहाँ तक कि हमारे स्कैल्प तक में सांस जाती है। जब एयर जाती है तो हमारे बालों में भी अगर जा रही है तो हमारे बालों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब ये हमारे स्कैल्प तक जाता है, हमारे माइंड तक एयर जाती है, तो हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिसके बाद हम बहुत ही लाइट और हल्का महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस अभ्यास को हम करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा। 2 उंगलियों को बंद करेंगे, अंगूठे से अपने नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन। अब ब्रीथ होल्ड करनी है और लेफ्ट वाली नोज को बंद करना है, राइट वाली नोज से ब्रीथ आउट करना है। अब जिससे हमने ब्रीथ आउट किया है उसी से ही हमें ब्रीथ इन करना है। फिर अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से अपनी सांस को छोड़ें। अपनी आंखों को बंद रखें और अपने सारा कंसंट्रेशन अपने ब्रीदिंग पे करें। इस अभ्यास को 40 से 45 बार दोहराएं। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करें। जब हम सांस लें तो पेट फूलना चाहिए और जब सांस छोड़े तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो अपने हाथों को रब करें। अपनी आंखों पे लगाएं। और रिलैक्स। ये अभ्यास हमें रोज करने चाहिए, सुबह या शाम, कोई भी आपको जो भी समय मिलता है। 5 से 10 मिनट आप डिप्रेशन से निजात डेफिनेटली पा सकते हैं।
और नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं लारा जी के पास। आज हम उनसे जानेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में और साथ ही इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में भी। नमस्कार लारा जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शुक्रिया प्रोग्राम में। आपका। आइए। शुक्रिया। चल। अच्छा लारा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में और इंटीरियर डेकोरेशन में फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों को ये फ़र्क मालूम होगा। जी, सो इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशंस में डिफरेंस है। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, जबकि इंटीरियर डेकोरेटर के लिए आपको ऐसी कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। वो आप कैसे खुद अपनी क्रिएटिविटी से घर सजाते हैं उस पर डिपेंड करता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर आने चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर बात करें इंटीरियर डेकोरेशन की, जी, तो ये एक आर्ट है जी। तो इसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको सबसे पहले अपने स्पेस को देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका स्पेस छोटा हो, उसको आप किस तरीके से सजाते हैं। जितना छोटा स्पेस होता है उतना आपको कम सामान रखना चाहिए। घर को आपको और लाइट रखना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास नेचुरल लाइट ज्यादा आए। तो इन सब चीजों की आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों का। अच्छा, वैसे तो अगर बात करें कि घर को सजाना संवारना एक औरत का ख्वाब होता है और शौक भी होता है जी। और हर औरत ये चाहती है कि उसका घर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे जी, कि इंसान देखे तो खुश हो सच जाए। में। तो क्या ऐसा किया जाए कि उनका घर खूबसूरत लगे और दिल खुश हो जाए लोगों का? आप नेचुरल चीजों को यूज करके अपने घर को सजा सकती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को यूज करके अपने घर को अच्छा कर सकती हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। तो आप नेचुरल पेड़ पौधों को अपने घर में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठंड है तो आप कारपेट्स को यूज कर सकते हैं, डार्क कलर्स यूज कर सकते हैं। गर्मी है तो आप पतले शीर कर्टन्स यूज कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को लेके आप अपने स्पेस को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये भी परेशानी हो जाती है कि घर छोटा है जी, तो उसमें सामान तो हमारा दिल चाहता है कि खूब सारा ले आए, आपका सजावट कर घर लें। जितना छोटा है आपको उतना उसे क्लटर फ्री रखना चाहिए। आप उसमें जितना सामान घुसाएंगे वो उतना छोटा लगेगा। तो जितना छोटा घर है उसको कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लीन रहे, तो आपका स्पेस और बड़ा लगेगा। हमारे घर की दीवारें और सीलिंग हमेशा लाइट कलर्स की होनी चाहिए। कभी भी हमें डार्क कलर्स को नहीं ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें फर्नीचर्स कन्वर्टेबल लेना चाहिए, जिनको हम फोल्डेड टेबल्स ले सकते हैं, छोटे कैबिनेट्स ले सकते हैं, जिनको हम इजीली उसमें सामान भी रख सकते हैं, जो ज़्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा हम घर में अच्छे लाइट शैंडल्स यूज़ कर सकते हैं। हम लाइट्स को लेके हम अपने जो स्पेस है उसको और बड़ा दिखा सकते हैं। इन चीज़ों से हम अपने घर को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर घर छोटा है और अगर बड़ा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही कम वक्त में इतनी अच्छी जानकारी दी है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपकी बताई हुई जो मालूमात है, जो आपने हमारे नाजरीन को बताई है, वो उनके लिए काफ़ी मुफीद होगी। अरे डॉक्टर शैला, आप तो आज मुझे यहीं मिल गई। बहुत बहुत वेलकम समरीन। शुक्रिया। आपको भी लगता होगा कि मैं हर बार आपको परेशान करने आ जाती हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या करें, हमारा प्रोग्राम डॉक्टर शैला ख़वातीन पर मुनहसर है। उनकी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिनका समाधान होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप ही वो सल्यूशन दे पाएंगे हमारे नाजरीन को। डॉक्टर शैला, आज मैं जो एक परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ वो ये है कि मतलब जब लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो कई बार ऐसा होता है, बहुत से घरानों में ये देखा गया है कि फ़ौरन इनिशियल स्टेज पर डॉक्टर क्या नहीं ले जाते। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है तो सोचते हैं अरे कोई परेशानी नहीं है, अभी रहने दो ना, तो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी नहीं कराते हैं, कुछ नहीं, सोचते हैं सब ठीक है, देखा जाएगा, बाद में जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। ये कहाँ तक सही है? समरीन, ये बात बहुत ही गलत है और इस बात पर हम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना चाहिए। इनफैक्ट अभी हम तो ये कहते हैं कि क्यों ना आप एक डॉक्टर को अपना फ्रेंड बना लें, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको कंसल्ट करना चाहिए और आपके डॉक्टर ही आपको पूरा केस समझते हुए ये जानकारी देंगे कि अल्ट्रासाउंड कराना है कि अभी रुक जाना है, और जितने भी मैंडेटरी या ज़रूरी ब्लड टेस्ट हैं वो भी कराने चाहिए। उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपको 100% पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बीमारियां
और कुछ बनावटी नुक्स जो बच्चे में होते हैं वो शुरू के 3 महीने में ही हो जाते हैं। बाद में हमें उनका पता चलता है कि नहीं पता चलता है, वो तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास उसका इलाज नहीं रहता है। तो शुरुआती 3 महीने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है फॉलिक एसिड, बहुत सारे नामों से अवेलेबल है, वो खाना ज़रूरी होता है। अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लड़कियां उल्टियों से, चक्कर आनों से, दिल घबराने से इतना परेशान हो जाती हैं कि वो बिल्कुल बिस्तर पर ही अपना टाइम गुजारने लगती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, इसका मतलब आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। डॉक्टर शैला, प्रेगनेंसी में मैंने सुना है कि आयरन भी देते हैं, मतलब आप भी देती होंगी जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनको, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आयरन खाएंगे तो बच्चा काला पैदा होगा। क्या ये वाकई में सच है? समरीन, ये बात सच तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो मिथ है, जो बहुत बड़ी धारणा है आजकल लोगों के बीच में, वो बैठ चुकी है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरुआत की है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 3 महीने पूरे होने के बाद आयरन टैबलेट लेना ज़रूरी है, ताकि प्रेगनेंसी में होने वाले मेलन्यूट्रिशन, ख़ासतौर पर एनीमिया से लड़ाई की जा सके। और ये मानना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि आयरन की टैबलेट्स खाने से बच्चे को कुछ नुकसान होता है, कुछ रंग पे फ़र्क होता है, क्योंकि वो सब जेनेटिक होता है। बाहर की चीज़ें खाने से, ख़ासतौर पर आयरन खाने से, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ ही समरीन, कुछ डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ों की स्मेल होती है, कुछ चीज़ों का टेस्ट होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बर्दाश्त नहीं होता। उसको छोड़कर आपको कुछ परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना अच्छा लगता है, जो न्यूट्रिशियस है, वो आप सब खाइए। ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी सास, अपनी मम्मी का कहना ज़रूर मानिए, क्योंकि उन लोगों का जो खान पान है वो बहुत न्यूट्रिशियस है। हम लोगों का खान पान अभी थोड़ा एट्रिशन की तरफ जा रहा है। आप मेरी बात समझ भी चुकी होंगी। तो घर वालों का भी बात माननी चाहिए, और लेकिन घर वालों को भी उनकी बात सुननी चाहिए। उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। कम से कम 4 बार आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कांटेक्ट ज़रूर करें अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम। कुछ ऐसे ख़तरे होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आम लोगों को समझ में भी नहीं आते, लेकिन वो बहुत बड़ी बीमारी का इंडिकेशन होते हैं। तो वो हाई रिस्क आइडेंटिफाई करना बच्चे में या प्रेग्नेंट मदर में, वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन, एक ट्रेंड डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए समरीन, मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहूँगी इस चीज़ पे कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जी, डॉक्टर शहला हमें हर मर्तबा ये बताती हैं कि कोई भी दिक्कत हो ख़वातीन की, उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए उससे। और मैं ये मतलब उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सिर्फ हमारा प्रोग्राम देख ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर शहला को सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं। डॉक्टर शहला, हमेशा की तरह इस बार भी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे नाज़रीन को आपने इतनी अहम मालूमात फ़राहम की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल नाज़रीन, मुझे और डॉक्टर शहला को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, हफ्ता दर हफ्ता हम आपको जानकारी मुहैया करा रहे हैं कि जो हमारी किचन में चीज़ें हैं, बावर्ची खाने में जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके इस्तेमाल से हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं। जो हमारी छोटी छोटी रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, उनमें वो चीज़ें कैसे कारगर हैं। लेकिन होता यह है नाज़रीन कि हम दूसरों को सलाह तो दे देते हैं, लेकिन ख़ुद बहुत डरते हैं वही घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने में। लेकिन ये डर हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे हम ये जान सकते हैं कि जो घरेलू नुस्खा हमने तैयार किया है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है? इसके लिए हर बार की तरह फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बीच डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान, जो हमें बताएंगी कि घरेलू नुस्खा जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसे हम कैसे कामयाबी के साथ इस्तेमाल करें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमेशा की तरह फिर वही सवाल किचन से जुड़ा हुआ। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले भी आपने हमारे नाजरीन को बहुत सारी जानकारी दी है कि घरेलू नुस्खे किचन की चीज़ों से कैसे तैयार किए जाएं, जो मसाले हैं और भी चीज़ें हैं। आज का हमारा टॉपिक है लहसुन, कि लहसुन किस तरह से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही है अगर हम उसे घर में किसी घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करें।
हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। एक लहसुन एक छोटी सी चीज़ है, दिखने में बहुत छोटी जी। चीज़ है, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं, इससे हम इतना इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इतना फ़ायदा उठा सकते हैं जिसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं हो। हम इसे एक छोटी सी चीज़ को सिर्फ शायद एक टेस्ट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लहसुन का इस्तेमाल हम, आपको पता है लहसुन एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। अच्छा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये माना जाता है कि अगर जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको कोलेस्ट्रॉल है, वो रोज़ एक नहार मुंह खाली पेट सुबह 2 क्लोव्स लहसुन के खा ले तो काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल रहता है। ये डॉक्टर साहब ये वाकई मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ बिल्कुल। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हाइपर लिपिडीमिया को कंट्रोल ही करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फिर से इसके अंदर जैसे हमारी किचन की मोस्टली जो चीज़ें हैं उनके अंदर की एक प्रॉपर्टी, दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वह काम करती है, एंटी फंगल इन्फेक्शंस जो उनके तौर पे काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल। तो लहसुन को जैसे हम अदरक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसके साथ पेस्ट बना के इस्तेमाल करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी इसलिए होता है कि वो काफ़ी सारी जो हाजमे की तकालीफ है उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनको दूर रखते हैं। इवन लहसुन का ये भी है कि डायबिटीज जिनको है वो लोग भी इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सेफ तरीके से। एक और मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी इसका कि अगर हम लहसुन का रस निकालते हैं, और आपको पता है पैची लॉस हो जाता है जगह जगह पे थोड़ा सा, हमारे आज यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वहाँ पे अगर इसका रस निकाल के हम उसको लगातार लगाते रहें, साथ में अगर हमने जो ऑनियन है, प्याज का रस और लहसुन का रस मिला के उसको लगातार वहाँ पे लगाते रहें, तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेयर रिग्रोथ हो सकती है। अच्छा। हो जाती है या तो इसका इस्तेमाल हम उस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर हमें घर पे लगा, इससे पहले कि हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, नो डाउट जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेटली वही करना है, लेकिन ये घरेलू में एक शुरुआत के तौर पे हम ये बिल्कुल कर सकते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मकसद होता है कि वहाँ पे एक सर्कुलेशन बढ़ाना, एंटी फंगल काम करेगा और एज एन एंटीसेप्टिक काम करेगा। और अगर स्ट्रेस की वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है तो खाने में तो ले ही रहे हैं, तो खाने में भी उसका इस्तेमाल करने से उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो है तो ये छोटी सी चीज़, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, हमारी यूनानी सिस्टम में भी इसकी काफ़ी सारी अद्वियाँ इससे बनती है। अच्छा। बिल्कुल। एक तो किचन से तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बाकी अगर आप चाहे तो वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं जिनमें ये लहसुन है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों को हम खास तौर पे देते हैं, या जिनका शुगर बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, उनको हम दे देते हैं। या इसका जो मैंने आपको कहा रस निकाल के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर हेयर लॉस ऐसा हो रहा है, पैची। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवरऑल हेयर लॉस, वो पैची हेयर लॉस जहाँ पे वो थोड़े थोड़े वो बिल्कुल वो गोल गोल से पैच बन जाते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और बाकी अपनी ग़िज़ा में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं हम। और एक और ये देखा गया है कि अगर आपने देखा होगा नील्स में कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जी, वो नील्स उनके ब्रिटल हो जाते, ख़राब होने लगते, वहाँ पे भी उस रस का इस्तेमाल करेंगे घरेलू नुस्खे के तौर पे ही, कि घर में ही उसका निकाला रस, उसको कूट के उसका रस निकाल के लगातार हम लगाते रहें जहाँ पे हमें ये अंदेशा है कि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इतनी सारी जानकारी मालूमात फराहम की हमारे नाजरीन को कि लहसुन का इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं हेयर फॉल में, और आपकी जो अगर आपका स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है, फंगल हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाकई काफ़ी अच्छी मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को फराहम की है। तो नाजरीन फ़िलहाल हम आपसे यहीं इजाज़त लेते हैं, लेकिन हम जाते जाते डॉक्टर साहब से एक वादा लेकर चलते हैं कि अगली बार ये फिर हमारे साथ यहाँ होंगी और फिर हमें फैज़याब करेंगी किसी और घरेलू नुस्खे से। ये आपसे हमने वादा ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि हम हमेशा हमारी जो ख़वातीन हज़रात हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनको फ़ायदा हो कि वो किचन से ही अपना खाने पीना तो वो हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी वो कर पाएँ। देखिए ना नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के, कितनी फुर्सत के साथ हम आपके साथ बैठकर गुजारते हैं और आपको इतनी सारी मालूमात फराहम करते हैं, और हमें ये यकीन है कि अपनी ज़िंदगी में आप इन बातों को शामिल कर रही होंगी और इनसे फैज़याब भी हो रही होंगी। लेकिन देखिए ना, घड़ी की टिक टिक करती सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अब आपसे कहा जाए अलविदा, और इस वादे के साथ कि अगली मर्तबा फिर आपसे होंगे रूबरू इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार। खुदा हाफिज़।